नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हिमालय की गोद में बसे नेपाल और भारतीय सभ्यता के केंद्र दिल्ली के बीच संबंध केवल दो देशों के कूटनीतिक नहीं, यह रिश्ता रामायण से लेकर खुली सीमाओं तक, संस्कृति से लेकर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तक और आस्था से लेकर एशियाई शक्ति संतुलन तक फैला हुआ है। लेकिन आज काठमांडू और दिल्ली के रिश्ते अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर खड़े। लिपुलेख विवाद, नेपाल में उभरता राष्ट्रवाद, चीन की बढ़ती मौजूदगी और बदलती साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, इन सब ने इस संबंध को नई जटिलता दे दी है। ऐसे समय में रवि लामिछने की इंडिया विजिट केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि साउथ एशिया की बदलती शक्ति राजनीति का संकेत मानी जा रही। काठमांडू और दिल्ली के रिश्ते आज इतिहास, राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के सबसे जटिल दौर में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारी चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। चर्चा सुगौली संधि से लेकर 2026 तक हुई उन सारी घटनाओं पर होगी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास इसके लिंक, और फिर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। साथियों, वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर, लिपुलेख विवाद के बाद नेपाल भारत में नरमी, दिल्ली आएंगे आरएसपी अध्यक्ष लामिछाने, सुधरेंगे संबंध। नेपाल के ही समाचार पत्र को हमने सोर्स बनाया है। खबर हब करके नेपाल का समाचार है, रवि लामिछाने सेट फॉर इंडिया विजिट, मोदी मीटिंग लाइकली। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चेयर रवि लामिछाने और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयर रवि लामिछाने जो हैं वो इस सप्ताह इंडिया नेक्स्ट सप्ताह जो है इंडिया विजिट कर सकते हैं। और लामिछाने विल बी द फर्स्ट सीनियर लीडर फ्रॉम द रूलिंग कोalition टू विजिट इंडिया आफ्टर द गवर्नमेंट वाज फॉर्म under the leadership of Prime Minister Balendra Shah. The visit is scheduled for June 1st or 2nd at the invitation of India's Ministry of External Affairs S. Jaishankar. साथियों, नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख हैं रवि लामिछाने, वो जल्द ही भारत आ सकते हैं। आरएसपी प्रवक्ता मनीष झा ने रविवार को लामिछाने के भारत दौरे की संभावना पर जो है वो बात की। हालांकि अभी उनकी यात्रा की तारीख तय नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि लामिछाने के दौरे को नेपाल भारत संबंधों में नरमी लाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच बीते कुछ दिन में लिपुलेख जैसे मुद्दे के चलते तनातनी जो है वो देखी गई। मनीष झा ने बताया कि लामिछाने के भारत दौरे के बारे में फाइनल कंफर्मेशन का अभी इंतजार है। आरएसपी की ओर से सोमवार को इस बारे में आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। नेपाली मीडिया ने दावा किया है कि पर्दे के पीछे लामिछाने के दौरे पर बात चल रही है और अगले हफ्ते यानी कि 1 जून के आसपास वो दिल्ली आ सकते हैं। साथियों, लामिछाने इस समय नेपाल के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार है। देश में उनकी पार्टी आरएसपी की सरकार है और बालेन शाह प्रधानमंत्री। उनका दिल्ली दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि काठमांडू में आरएसपी की सत्ता में आने और बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल और भारत के बीच कोई भी अभी तक हाई लेवल दौरा नहीं हुआ है। लामिछाने के दिल्ली में सरकार के बड़े अधिकारियों और भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग करने की उम्मीद है। हालांकि अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। चर्चा है कि लामिछाने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी से जो है एक छोटी सी मुलाकात उनकी होगी। लामिछाने होम मिनिस्टर रहे हैं और फिलहाल लामिछाने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं। साथियों, ये जो टॉपिक हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमें भारत और नेपाल के बीच जो तनाव दिख रहा है, जो खटास दिख रहा है, इसके थोड़े से पीछे हमें चलना होगा। लगभग आज से 200 वर्ष पहले हमें चलना होगा और काठमांडू और दिल्ली के रिश्ते के इतिहास, राष्ट्रवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का जो जटिल दौर क्यों आ चुका है, इस पर चर्चा करना होगा। साथियों, आंग नेपाल युद्ध और आधुनिक नेपाल का निर्माण इसका एक सबसे बड़ा कारण। 19वीं सदी की शुरुआत में दक्षिण एशिया में दो शक्तियां तेजी से अपना विस्तार कर रही थी। एक ओर हिमालय राज्य नेपाल और दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेपाल के गोरखा शासकों ने कुमायूं, गढ़वाल, सिक्किम और तराई क्षेत्रों तक अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था।
वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर भारत में अपना साम्राज्य मजबूत कर रही थी और इसी टकराव ने 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध को जन्म दिया। यह युद्ध केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि हिमालय प्रतिरोध और ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के बीच का टकराव था। कठिन पर्वतीय भूगोल, गोरखा सैनिकों की वीरता और स्थानीय समर्थन के कारण ब्रिटिश सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य बढ़त हासिल कर ली, लेकिन नेपाल पूरी तरह से उपनिवेश नहीं बना। यही दक्षिण एशियाई इतिहास की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। और उसके बाद एक संधि होती है, जिस संधि को हम सुगौली के संधि के नाम से जानते हैं। सुगौली की संधि 1816 में यह संधि हुई, जिसे हमने सुगौली के संधि के नाम से जाना। और इस संधि ने आधुनिक नेपाल की सीमाओं को निर्धारित किया। इस संधि के तहत नेपाल को अपने कई क्षेत्रों को अपने हाथ से जाने देना पड़ा और काली नदी को पश्चिमी सीमा जो है वो माना गया। लेकिन यहीं से भविष्य के विवादों की नींव भी पड़ी। काली नदी का वास्तविक उद्गम कहां है, यही प्रश्न बाद में लिपुलेख और काला पानी विवाद का आधार बना। इस युद्ध और संधि के कई दीर्घकालिक प्रभाव हुए। आधुनिक नेपालों की सीमा का निर्माण हुआ, काली नदी की सीमा को लेकर अस्पष्टता हुई, लिपुलेख काला पानी विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आई और नेपाल का एक स्वतंत्र बफर राज्य के रूप में अस्तित्व आया। साथियों, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक रणनीतिक हिमालय क्षेत्र का जो है निर्माण हुआ, जिसका नाम था नेपाल। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने नेपाल को पूरी तरह अपने अधीन नहीं किया, क्योंकि हिमालय में एक मित्रवत बफर राज्य उसके रणनीतिक हितों के लिए अधिक उपयोगी था। यही से नेपाल की भू राजनीति दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति का स्थायी जो है हिस्सा बन गए। 1816 से किस किस प्रकार से घटनाएं हुई और घटनाओं के बाद तस्वीर कैसे कैसे बदली, एक एक करके हम लोग जो है इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अगर हम यहां पूरी की पूरी चर्चा कर रहे हैं, हम लिपुलेख डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, चाइना के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से 1814 फिर 1816 और 2026 कैसे सब चेंज हुआ। साथियों, गोरखा भर्ती और ब्रिटिश नेपाल सैन्य संबंध आपको समझना जरूरी है। साथियों, जब सुगौली की संधि हुई तो सुगौली की संधि के बाद नेपाल और ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण सैन्य साझेदारी जो है वो भी हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध में गोरखा सैनिकों की वीरता, अनुशासन और युद्ध कौशल से ब्रिटिश सेना अत्यंत प्रभावित हुई। और यही कारण था कि युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशों ने गोरखा सैनिकों की भर्ती जो है शुरू कर दी और यहीं से गोरखा रेजिमेंट का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य इकाइयों में शामिल हो गई। गोरखा सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश साम्राज्य के कई सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और निष्ठा ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच यह धारणा मजबूत हो गई कि गोरखा सैनिक अत्यंत साहसी, अनुशासित और कठिन परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम होते हैं। और इसी सैन्य प्रशंसा ने नेपाल और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच एक स्थायी रणनीतिक संबंध जो स्थापित किया। ब्रिटेन के लिए नेपाल केवल एक हिमालयी राज्य नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोगी भी बन गया। नेपाल ने ब्रिटिश साम्राज्य को सैनिक उपलब्ध कराए, जबकि ब्रिटेन ने नेपाल की राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में रुचि दिखाई। और यही कारण था कि नेपाल पूर्ण उपनिवेश बनने से बच गया। इस साझेदारी ने नेपाल को दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाया। गोरखा भर्ती का नेपाल की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ा। हजारों नेपाली युवाओं को रोजगार मिला। सैनिकों की आय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। नेपाल में धन प्रेषण की प्रारंभिक व्यवस्था विकसित हुई। सैन्य सेवा सामाजिक प्रतिष्ठा का जो है वो प्रतीक बन गया। ब्रिटिश सेना ने भर्ती केवल रोजगार के लिए नहीं लिया था, बल्कि नेपाल के समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो गोरखा को बना लिया। और यहीं से नेपाल की विदेश नीति में संतुलन और रणनीतिक उपयोगिता की सोच और अधिक मजबूत हुई। धीरे धीरे 1816 गोरखा रेजिमेंट का निर्माण और सब कुछ जो है वो आगे बढ़ा। गोरखा रेजिमेंट, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव गोरखा रेजिमेंट, करेज, लॉयल्टी और ऑनर इनकी पहचान है। साथियों, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1857 पर हम पहुंचते हैं। 1857 जो कि एक विद्रोह का समय था और यहां एक निर्णायक मोड़ आया। 1857 का भारतीय विद्रोह केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैन्य बगावत नहीं था, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति को बदल देने वाली एक ऐतिहासिक घटना थी। जब उत्तर भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध व्यापक संघर्ष चल रहा था, तब नेपाल ने एक अलग और अत्यंत व्यवहारिक रणनीति अपनाई।
उस समय नेपाल के वास्तविक शासक थे जिनका नाम था जंग बहादुर राणा, जिनकी तस्वीर आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। उन्होंने भावनात्मक या वैचारिक आधार पर नहीं बल्कि नेपाल के दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया। जंग बहादुर राणा की ये अब नीति थी कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिशों का समर्थन किया जाए और नेपाली सैनिकों को ब्रिटिश सहायता के लिए भेजा गया। नेपाल के इस निर्णय के पीछे कई रणनीतिक कारण थे, जैसे कि नेपाल अपनी संप्रभुता को सुरक्षित रखना चाहता। ब्रिटिश साम्राज्य से टकराव नेपाल के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता था। नेपाल को आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की चिंता थी। राणा शासन किसी बड़े क्षेत्रीय अस्थिरता से बचना चाहता था। नेपाल ने समझ लिया था कि भावनात्मक विद्रोह की तुलना में रणनीतिक संतुलन उसके लिए अधिक लाभकारी होगा। अब इसका प्राइज यानी कि इसका अवार्ड जो है वो क्या मिला, तो ब्रिटिशों का समर्थन करने के बदले नेपाल को कई महत्वपूर्ण लाभ भी हुए, जैसे तराई के कुछ क्षेत्र जो है वो नेपाल को वापस दे दिए। ब्रिटिश साम्राज्य का विश्वास जो है वो नेपाल के ऊपर मजबूत हुआ। नेपाल को एक महत्वपूर्ण बफर राज्य के रूप में मान्यता मिली। राणा शासन को ब्रिटिश राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ और इन लाभों ने नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत किया। राणा शासन की सत्ता को स्थायित्व मिला और 1857 का विद्रोह नेपाल की विदेश नीति के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। नेपाल ने दिखाया कि छोटे हिमालयी राज्य केवल भावनात्मक राष्ट्र से नहीं बल्कि रणनीतिक यथार्थवाद से अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हैं और यही कारण है कि 1857 में नेपाल ने भावनात्मक विद्रोह के बजाय रणनीतिक वाहवरता को चुना और यह नीति आगे चलकर भारत, चीन और वैश्विक शक्तियों के बीच नेपाल की संतुलनकारी विदेश नीति की आधारशिला बने। साथियों, राणा का जो शासन काल था, अगर हम बात करें तो राणा के शासन काल में ही 1846 में कोत हत्याकांड हुआ और कोत हत्याकांड के बाद नेपाल में राणा शासन की स्थापना हुई और इस व्यवस्था में राजा केवल प्रतीकात्मक शक्ति बनकर रह गए, जबकि वास्तविक सत्ता राणा प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित हो गई। लगभग एक शताब्दी तक चले इस शासन ने नेपाल की राजनीति, विदेश नीति और भारत नेपाल संबंधों की दिशा तय की। ब्रिटिश साम्राज्य ने राणा शासन का लगातार समर्थन किया क्योंकि यह शासन उनके रणनीतिक हितों के अनुकूल था और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण ये थे कि राणा शासन स्पष्ट रूप से ब्रिटिश समर्थक था। नेपाल हिमालय सीमा पर स्थिरता बनाए रख रहा था। नेपाल तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक बफर क्षेत्र के रूप में कार्य तो कर ही रहा था। राणा शासन क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी आंदोलन को नियंत्रित रखता था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण था कि हिमालय क्षेत्र में कोई अस्थिरता ना फैले और इसलिए उन्होंने नेपाल में एक स्थिर और सहयोगी शासन को बनाए रखना बेहतर समझा। राणा काल में नेपाल केवल एक पड़ोसी राज्य नहीं था साथियों, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की हिमालय सुरक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। नेपाल ने ब्रिटिश भारत और तिब्बत के एक रणनीतिक अवरोध का काम किया और यही कारण था कि ब्रिटेन नेपाल की स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखना चाहता और इसके दीर्घकालिक प्रभाव ये पड़े कि राणा ब्रिटिश गठबंधन ने नेपाल की विदेश नीति में संतुलन आधारित अस्तित्व की सोच को जो है मजबूत किया। नेपाल ने समझ लिया कि बड़ी शक्तियों के बीच जीवित रहने के लिए उसे अपनी रणनीतिक उपयोगिता जो है बनाए रखनी होगी और यही सोच आगे चलकर भारत चीन प्रतिस्पर्धा के दौर में नेपाल की कूटनीति का आधार बने। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए विश्व युद्ध के समय आ जाते हैं। साथियों, जो विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध में अगर हम बात करें तो यही गोरखा रेजिमेंट जो है, चाहे हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें चाहे द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, इसमें अगर हम नेपाल की भूमिका के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध देखें या द्वितीय विश्व युद्ध देखें, इस दौरान नेपाल और ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध और अधिक मजबूत हो गए। हजारों गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की ओर से विभिन्न मोर्चों पर जो है युद्ध लड़ा, चाहे हम बात यूरोप की करें, मध्य एशिया की करें, अफ्रीका की करें, एशिया के अनेक युद्ध क्षेत्रों में गोरखा सैनिकों ने अपने वीरता का परिचय दिया। उनकी बहादुरी, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता ने उन्हें विश्व स्तर पर विशेष पहचान दिलाई। धीरे धीरे गोरखा पहचान केवल नेपाल तक सीमित नहीं रही बल्कि एक वैश्विक सैन्य प्रतीक बन गई। विश्व युद्ध के दौरान नेपाल ब्रिटेन का एक विश्वसनीय सैन्य सहयोगी बनकर उभरा। नेपाल ने केवल सैनिक ही नहीं दिए बल्कि राजनीतिक रूप से ब्रिटिश हितों का समर्थन किया और इसके बदले में ब्रिटेन ने नेपाल की स्वतंत्र स्थिति को बनाए रखने की रुचि रखी और यही कारण था कि नेपाल दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों की तरह एक प्रत्यक्ष उपनिवेश नहीं बना। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ये देखिए राणा एरा एंड ब्रिटिश अलायंस, राणा रूल 1846 से 1951 तक आपको ये राणा का रूल जो है वो देखने को मिलेगा। और ब्रिटिश सपोर्ट क्यों? क्योंकि प्रो ब्रिटिश रिजाइम था, स्टेबल हिमालय फ्रंटियर था, तिब्बत का बफर, एंटी रिवोल्यूशनरी गवर्नेंस और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा।
कोर्ट मास केयर 1846 हुआ। उसके बाद राणा फैमिली जो है वो लगभग 100 साल तक अगर हम बात करें तो नेपाल पर शासन कर रही थी। नेपाल इन्हीं के अधीन अगले 100 साल तक। अब हम वर्ल्ड वॉर्स और गोरखा पॉलिटिक्स के जियो पॉलिटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर वन और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन यही 1923 आपको देखने को मिलेगा जब एंग्लो नेपाली ट्रीटी हुआ। 1923 का जो एंग्लो नेपाली ट्रीटी यानी कि आंग नेपाल जो संधि हुआ, उस 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच जो एक बहुत महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। और यह संधि केवल नेपाल के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि पहली बार ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से नेपाल को पूर्ण संप्रभुता और स्वतंत्रता को जो है नेपाल की स्वीकार किया। इस संधि के माध्यम से अगर नेपाल में जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े वो ये हुए कि ब्रिटेन ने नेपाल की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी, नेपाल की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई, नेपाल दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों की तरह उपनिवेश नहीं बना और नेपाल की स्वतंत्र हिमालय राज्य की पहचान और मजबूत हुई। विश्व युद्ध और 1923 की संधि ने नेपाल की रणनीतिक पहचान को, जैसा कि हमने कहा, कि स्थायी जो है वो मान्यता दी। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो ये वो दौर था जब नेपाल ने सैन्य उपयोगिता के माध्यम से रणनीतिक स्वतंत्रता का मॉडल विकसित किया। धीरे धीरे भारत की आजादी का समय हुआ 1947, भारत आजाद हुआ। 1947 जब भारत आजाद हुआ तो 1950 में भारत और नेपाल की शांति और मैत्री संधि हुई। और उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये विजय शमशेर हैं, अम्बेसडर ऑफ नेपाल भारत में, किंग त्रिभुवन ऑफ नेपाल हैं, बीपी कोइराला है नेपाली कांग्रेस के, और यह 13 अगस्त 1951 की तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं उस समय के जो नेपाल और भारत के बीच में जो शांति और मैत्री संधि थी, तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दक्षिण एशिया की भू राजनीति जो है वो काफी तेज से बदलने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य के समाप्त होने के बाद भारत और नेपाल के संबंध को नई दिशा देने की जो है आवश्यकता महसूस हुई और इस संदर्भ में 1950 में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए और यह संधि आधुनिक भारत नेपाल संबंधों की आधारशिला जो है मानी जाती है। 1950 के संधि के तहत दोनों देशों के बीच विशेष संबंध स्थापित किए गए। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा व्यवस्था की गई, आर्थिक और व्यापारिक एकीकरण हुआ, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग हुए, नागरिकों का आवागमन, रोजगार और निवास में विशेष सुविधाएं मिली, पारस्परिक सुरक्षा हितों पर जो है सहयोग देने की बात हुई और इस संधि ने दोनों देशों को केवल पड़ोसी नहीं बल्कि गहराई से जुड़े सामाजिक आर्थिक साझेदार बना दिया। भारत नेपाल की जो सीमा है वो खुली सीमा जो है वो दक्षिण एशिया की सबसे अनोखी व्यवस्थाओं में से एक थी। दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के आवाजाही कर सकते थे। लाखों नेपाली भारत में रोजगार, शिक्षा और व्यापार से जुड़े हुए। साथ ही भारत और नेपाल के बीच में सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंध जो है वो और मजबूत हुए। हालांकि समय के साथ साथ नेपाल में इस संधि को लेकर असंतोष भी बढ़ने लगा। नेपाल के कई राजनीतिक समूहों और राष्ट्रवादी वर्गों का मानना था कि यह संधि समानता के आधार पर नहीं बनी। भारत को अधिक रणनीतिक लाभ दिया गया, नेपाल की संप्रभुता प्रभावित हुई, नेपाल की विदेश और सुरक्षा नीति पर भारतीय प्रभाव बढ़ता गया और इसी कारण नेपाल में असमान संधि की धारणा समय समय पर राजनीतिक मुद्दा जो है बनती रही। 1950 की संधि ने भारत और नेपाल को ऐतिहासिक रूप से जोड़ दिया, लेकिन इसी के साथ निर्भरता और संप्रभुता के बीच में तनाव भी पैदा हो गया। भारत संबंध को पारस्परिक सुरक्षा और सांस्कृतिक निकटता के रूप में देखता है, जबकि नेपाल के भीतर एक वर्ग इसे रणनीतिक असंतुलन के रूप में देखता है और यही तनाव आगे चलकर भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद, राष्ट्रवाद और चीन कारक के साथ जो है एक अधिक जटिल होते गए। 21वीं सदी में भारत और नेपाल संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम आया वो था चीन फैक्टर। चीन जिस प्रकार से जो है वो एंटर किया और चीन की जिस प्रकार से एंट्रेंस यहां शुरू हुई, चीन जिस प्रकार से उसकी एंट्री हमें देखने को मिली, कहीं ना कहीं जो है वह इस संबंधों को जो है वो लेकर और भी ज्यादा जटिलता हमें देखने को मिली। नेपाल अब केवल भारत पर निर्भर रहने के बजाय एक संतुलनकारी विदेश नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल की वर्तमान रणनीति 3 प्रमुख आधारों पर टिकी हुई दिखाई देती है। भारत और चीन के बीच संतुलन बनाना, बहुदिशात्मक कूटनीति अपनाना और रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना। नेपाल यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में सीमित नहीं रहेगा और इसी कारण काठमांडू लगातार बीजिंग और दिल्ली दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल को केवल एक पड़ोसी देश के रूप में नहीं देखता, बल्कि हिमालय सुरक्षा और दक्षिण एशिया रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख रहा है। चीन का उद्देश्य है कि नेपाल के माध्यम से वो हिमालय क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाए, तिब्बत की सुरक्षा नेपाल के माध्यम से सुनिश्चित करे और भारत पर रणनीतिक दबाव भी जो है वो नेपाल के माध्यम से बनाए। नेपाल में जिस प्रकार से चीनी निवेश हो रहे हैं, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंट्रैक्शन हो रहे हैं,
कहीं ना कहीं एक व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नेपाल आज भारत और चीन के बीच रणनीतिक संतुलन की नीति पर चल तो रहा है, लेकिन यही संतुलन कई बार काठमांडू और दिल्ली के बीच अविश्वास को भी बढ़ा दे रहा है। 2015 में नेपाल में जब नए संविधान का निर्माण किया गया था, तो 2015 में नए संविधान के निर्माण के समय जो है वो कहीं ना कहीं नाकेबंदी और राष्ट्रवाद का उभार बहुत तेजी से देखने को मिला। और नए संविधान के बाद भारत नेपाल के संबंध जो है वो गंभीर तनाव की ओर पहुंच गए। नेपाल ने भारत के ऊपर आरोप लगाया कि उसने सीमा पर अनौपचारिक नाकेबंदी की समर्थन किया, जिससे कि ईंधन, दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी नेपाल में। नेपाल के भीतर इस घटना को केवल आर्थिक संकट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा माना गया। नेपाल में धारणा मजबूत हुई कि उसकी संप्रभुता को भारत ठेस पहुंचा रहा है, भारत दबाव आधारित राजनीति कर रहा है। वह राष्ट्रीय अपमान का ऐतिहासिक स्मृति जो है वो नेपाल के मन में बन गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 2015 की घटना के बाद नेपाल की राजनीति में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिले। इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वह था कि नेपाल के लोगों के मन में भारत के प्रति जो है वो विरोध, यानी कि भारत विरोधी राष्ट्रवाद की वृद्धि हुई। चीन की ओर नेपाल के लोगों का झुकाव बढ़ा, वैकल्पिक व्यापार और परिवहन मार्गों की खोज शुरू हुई, रणनीतिक स्वायत्ता की मांग और तेज हुई। और यही वो दौर था जब नेपाल में इंडिया डिपेंडेंसी रिडक्शन की बहस जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत। साथियों, इन पूरे मुद्दे में आप लिपू लेख और काला पानी विवाद को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लिपू लेख और काला पानी विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल और भारत के बीच में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। यह विवाद मुख्य रूप से काला पानी के क्षेत्र में काली नदी के वास्तविक उद्गम को लेकर है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें 1816 की सुगौली की संधि तक जाती है। नेपाल का दावा है कि लिम्पिया धुरा काली नदी का वास्तविक उद्गम है, इसलिए काला पानी और लिपू लेख क्षेत्र जो है वह नेपाल के हिस्से में। भारत इन क्षेत्रों पर अवैध नियंत्रण स्थापित किया हुआ। नेपाल ने नए राजनीतिक मानचित्र में इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया है। और यह विवाद केवल सीमा का प्रश्न नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता और हिमालय सुरक्षा राजनीति का हिस्सा बन चुका है। इसी कारण यह मुद्दा भारत नेपाल संबंधों में भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर अत्यंत संवेदनशील बना हुआ है। नेपाल की राजनीति में अब एक नई पीढ़ी उभर रही है जो पारंपरिक दलों और पुरानी सत्ता संरचनाओं को चुनौती दे रही है। और इस दौर के विशेष रूप से दो नाम सबसे चर्चा में हैं। एक है बालेन शाह का नाम और दूसरा है राबी लामिछाने का नाम। और इन नेताओं की राजनीति पारंपरिक वैचारिक राजनीति से अलग दिखाई देती है। इनकी राजनीति की विशेषता यह है कि नेपाल की नई राजनीतिक धारा के तरफ इसको लेकर जाना है। सर्वप्रथम संप्रभुता आधारित राजनीति करना, सत्ता विरोधी राष्ट्रवाद, भारत और चीन के बीच संतुलनकारी नीति, युवाओं और शहरी वर्ग का बढ़ता समर्थन, पारंपरिक दलों के खिलाफ जन असंतोष। नेपाल की नई राजनीति केवल घरेलू परिवर्तन नहीं, यह साउथ एशिया की बदलती भू राजनीति का भी संकेत। नई नेपाली राजनीति भारत के साथ संबंध तो बनाए रखना चाहती है, लेकिन समानता आधारित संबंध की मांग को अधिक मुखर रूप से सामने रख रही। और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भारत नेपाल संबंध और अधिक जटिल और संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अब इस समय अगर रवि लामिछाने भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जो कि एक उभरते हुए प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं, तो ऐसे समय उनकी भारत यात्रा केवल एक सामान्य राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत नेपाल संबंधों की संभावित कूटनीतिक पुनर्संतुलन का जो है संकेत माना जा रहा है। और इस यात्रा को कई विश्लेषक विश्वास बहाली का नाम दे रहे हैं, संवाद पुनः प्रारंभ के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। और हाल के वर्षों में सीमा विवाद, राष्ट्रवाद और चीन कारण दोनों देशों के बीच जो अविश्वास बढ़ा है उसे खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क संबंधों को स्थिर करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक माना जा रहा है। साथों, भारत की दृष्टि से अगर देखें तो नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं बल्कि हिमालय सुरक्षा संरचना का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि नेपाल में चीन की गहरी रणनीतिक पैठ बने, हिमालय क्षेत्र में अस्थिरता हो, भारत विरोधी राष्ट्रवाद जो है वो अत्यधिक उभार हो, नेपाल में खुली सीमा के कारण सुरक्षा जोखिम वृद्धि हो। भारत की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नेपाल उसकी सुरक्षा और सामरिक हितों के विरुद्ध किसी बाहरी शक्ति को जो है वो मंच नहीं प्रदान करे। दूसरी ओर नेपाल अपनी विदेश नीति में अधिक सम्मान और स्वतंत्रता चाहता है। नेपाल अब ऐसी विदेश नीति अपनाना चाहता है जिसमें वो भारत, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ समान दूरी और संतुलन बनाए रखे। वही अगर हम नेपाल के मीडिया के बारे में अगर हम बात करें साथियों, चाहे हम द काठमांडू पोस्ट की बात करें, रातोपट्टी की या खबर हो, ये तीन वहां के प्रमुख समाचार, तो ये नेपाली समाचार माध्यम जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इनका जो है वो कुल मिलाकर ये कहना है कि कोई इस पक्ष में बात कर रहा है कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत कीजिए, तो कोई इस पक्ष में बात कर रहा है कि अपने
संप्रभुता के बारे में जो है वो बात करनी चाहिए। साथियों, 1814 से लेकर 2026 तक भारत नेपाल का संबंध लगातार बदलता रहा है। कभी विकसित होता रहा है, कभी तनाव स्थिति हुई, नए भू राजनीतिक दबाव के अनुसार यह पुनर्गठित भी होता रहा। 1816 में नेपाल ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा। 1857 में अपने अस्तित्व और रणनीतिक सुरक्षा के लिए ब्रिटिशों का साथ भी दिया। 1950 के बाद भारत के साथ गहरा आर्थिक और सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंध विकसित हुआ और आज नेपाल भारत, चीन तथा वैश्विक शक्ति राजनीति के बीच संतुलनकारी रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल अब केवल एक हिमालय राज्य नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। और रवि रामेछाने की संभावित भारत यात्रा यह संकेत देती है कि काठमांडू और दिल्ली पूर्ण टकराव नहीं बल्कि नियंत्रित संवाद, विश्वास बहाली और रणनीतिक सह अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। दोनों देश समझते हैं कि खुली सीमाएं, आर्थिक जुड़ाव और सांस्कृतिक संबंध, हिमालय सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में दक्षिण एशिया की स्थिरता केवल सैन्य शक्ति से नहीं तय होगी बल्कि हिमालय कूटनीतिक संप्रभुता के प्रति संवेदनशीलता, संतुलनकारी विदेश नीति और क्षेत्रीय विश्वास निर्माण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और यही कारण है कि भारत नेपाल संबंध 21वीं सदी में केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं बल्कि साउथ एशिया के रणनीतिक भविष्य का महत्वपूर्ण आधार बन चुके हैं। आपको क्या लगता है? इस पूरे चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है? आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा का पूरा 1816 से लेकर 2026 की घटनाओं का मैंने आपके सामने जिक्र किया, इससे इतिहास के वो पन्ने जो दबे हुए थे, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, वो मैं आपके सामने खोल के रखने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, अगर ये सेशन पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ जो है वो साझा कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। कमेंट से अपने विचारों को दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।